अधूरी चाहत। अब भी क्या गले न मिलोगी? अभी तक वही हिचक। मिल लो यार, क्या पता अगली मुलाकात हो न हो। उसकी पसीजी हुई हथेलियां छूट रही थी मुझसे। वो गले लगने या लगाने को बेताब था। विदा की बेला में ये बातें मेरे सीने के पार हो गई थी। मैं कार के गेट खोलकर सीट पर आधी अंदर धंस चुकी थी। मैं उठकर खड़ी न हो सकी। हथेलियां छूटी और मैंने गेट बंद कर लिया। उसे निराशा हुई होगी, उसकी प्रतिक्रिया का नहीं पता। अंधेरा गहरा गया था। जहां से हम अलग हुए थे वहां अंधेरा था। उसने अपनी गाड़ी से मुझे बॉर्डर तक ड्रॉप किया और वहां से आगे मुझे दूसरे प्रदेश की गाड़ी ले जाने के लिए पहले से खड़ी थी। मैं एक लंबी यात्रा पर निकली थी जिसकी वापसी की तारीख तय नहीं थी। मैं अपने कुछ सहपाठियों से मिलने के लिए निकली थी। सबसे पहले दूर रहने वाले कौशल पाठक से मिलना था, वहां से आगे बढ़ना था। कौशल बार बार आग्रह कर रहा था कि एक बार पूर्वोत्तर घूम जाओ, बहुत सुंदर है यहाँ सब कुछ। मुझे नहीं पता था कि मैंने सबसे पहले कौशल से मिलने का क्यों सोचा। इतनी दूर उसका मनोहार ही खींच ले गया। उसकी आवाज समय के पार से आती हुई लगती थी। दुनिया भी भीड़ में जैसे सब सहपाठी खो गए थे, कौशल भी खो गया था। तो वो तो भला हो फेसबुक का कि उसने मुझे तलाश लिया। कई सहपाठी जुड़ते चले गए, हमारा ग्रुप बन गया था और हम अब एक दूसरे से मिलने का बस बेताब थे। कोशिश नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कदम उठा लिया। मैं सरकारी नौकरी से वीआरएस ले चुकी थी। मुझे अपने दो शौक पूरे करने थे, पहला अकेले घूमने का और दूसरा गायन सीखने का। अनकही अनजान जगहों की यात्राएं और गायन। इससे पहले कि मेरी आवाज में दरारें पड़ जाएं, कुछ गाने गाऊं और यूट्यूब पर डाल दूं। यात्राओं के वीलॉग बनाऊं, रोमांच जगाऊं कि लोग घूमने निकल पड़े। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब मैं कार में बैठी तो पता नहीं उसने देखा या नहीं, मैं रो रही थी। उससे बिछड़ने का गम था या इस बात पर कि कल फिर मुलाकात हो न हो। इतनी दूर अरुणाचल प्रदेश वो बिजनेस करने आया और वही बस गया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे आंसू देखे। उसके मन में मेरी एक बिंदास छवि थी, वो बनी रहे। वैसे भी शायद ये मेरी बढ़ती उम्र का असर है। बात बात पर रोना आने लगता है। मैं कितनी हंसोड़ थी। हम अपनी छवि के कैदी होते हैं तो अपनी भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, उन्हें अनदेखा करते हैं। हम बाहर कुछ और भीतर कुछ और ही जी रहे होते हैं। छवियां दिल फरेब होती है, कहीं दिल तोड़ देती है और कहीं अवसर गवा देती है। बाद में बहुत अफसोस देती है कि हम कैद में रहे और बाहर जिंदगी खड़ी थी। रिहाई के इंतजार में मैं अपनी छवि की कैदी थी, हसोड़, बिंदास और बेफिक्र, जिंदगी और रिश्तों के प्रति लापरवाह। मैं बिंदास होते हुए भी इतनी रिजर्व कैसे रह सकी, खुद पर भी हैरानी होती है। शायद इमेज की परवाह रही, मुझसे कोई छूट न ले ले, कोई हल्का न समझ ले। मुझे फ्लर्ट नहीं करना, न करने देना है। मेरी सखियां कहती थी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का कौशलवा तुम पर लाइन मारता है, तुम देखती नहीं हो। हट दूर करके मैं उन तमाम लाइन को बेलाइन कर चल देती, ठीक उसी अंदाज में जैसे ऋषि कपूर गाते हैं, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो तारा मेरा नाम नहीं। चौंक गए, मेरा नाम तारा है? तारा शर्मा? सब कुछ उड़ा देने के लिए तेज हवा की तरह तारा शर्मा की हंसी काफी थी। मैं आज कौशल से अलग होते हुए पीछे मुड़कर देखती हूँ। गाड़ी दौड़ रही है जंगल के बीच से। आंखें पोंछते हुए मैंने घड़ी देखी, शाम के 6 बजे ही इतना अंधेरा है। तेजपुर से शेरगांव जाते हुए इन्हीं रास्ते से होते हुए मुझे त्वांग में प्रवेश करना था, जहां मेरी एक सहेली इंतजार कर रही थी। कौशल पीछे छूट चुका था। मैंने पलटकर देखा नहीं था, उसे भी लौटना था। क्या देर तक वो मुझे जाता हुआ देख रहा था? शायद मैं उससे शेरगांव में ही मिली थी। अपने शहर ईटानगर में नहीं मिलना चाहता था और मुझे भी त्वांग जाने का मन था। वह लंबी दूरी तय करने वहां पहुंचा था। कौशल ने वहां पहले से ही एक होम स्टे में 2 कमरे बुक करा लिए थे। मुझे वहां पहुंचकर समझ आया कि उसने ये जगह ठहरने के लिए क्यों चुनी। यकीनन उसे मेरा नदियों और किताबों से प्रेम याद था। होम स्टे के सामने एक छिछली
नीली नदी बह रही थी। उसे पार करके जंगल में प्रवेश करते हैं। वो मुझे अलग ही दुनिया दिखाना चाहता था। नदी पार करते हुए घना जंगल दिखा तो मैंने मुंह बिचकाया। कहाँ लिए जा रहे हो यार? चलो तो सही देवी तारा, वहाँ तुम खुद से मिलोगी। अंधेरे के पार उजाले रहते हैं। वाह, तुम तो कविया गए हो जी। मैंने उसे छेड़ा। मेरी भीतर की लड़की तारा जग गई थी। कौशल हंस रहा था। मैंने शाम के सुरमई उजाले में उसका चेहरा देखा। कितना मेंटेन कर रखा है खुद को। वही कौशल, हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाला। जंगल की पगडंडी से गुजरकर ऐसी जगह पहुंचे जो मेरे लिए अकल्पनीय थी। जंगल कैफे था। घने पेड़ों से साये में सांसें लेता हुआ, कॉफी की तरह महकता हुआ। पेड़ों पर लटकती किताबें दिख रही थी, मानो वे शाखों पर उगी हो। उन्हें देखते हुए मैंने पूछा, क्या अभी किताबों के प्रेमी बचे हुए हैं दुनिया में? लगता है यहाँ कोई पढ़ता नहीं, वहाँ पेड़ों पर लटका देते हैं। रेस्तरां में औरतें रसोई में लगी थी और लड़के वेटर का काम कर रहे थे। कौशल ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और रेस्तरां के बगल में बने मचान की सीढ़ियों पर खींच ले गया। हम मचान पर अकेले बैठे थे। बाकी पर्यटक नीचे बैठकर खा पी रहे थे। शाखों पर लटकती किताबों को मैं छू सकती थी। अरे देखो, यहाँ गांधी जी भी लटके हुए हैं। फिराक साहब और बशीर बद्र भी यहाँ लटके मिलेंगे। तुमने सिर्फ गांधी को देखा? हाँ, मैंने सिर्फ गांधी को देखा और उन्हीं को देखना चाहती हूँ। गांधी की जरूरत है देश को। मेरा वश चले तो समूचे जंगल में गांधी जी के पोस्टर लटका दूं। मैं थोड़ी गंभीर हो गई। यार, तुम सीरियस मत हो। हम कोई ऐसी बहस नहीं करेंगे जिससे देश और राजनीति आए, ठीक है? वो देखो, बशीर साहब लटक रहे हैं, उनको पढ़ो। कभी यूं भी हाँ मेरी आंख में की मेरी नजर को खबर ना हो। ये सुनो, तुम तो व्यापारी हो ना, बड़े व्यवसायी। तुम तो सत्ता की भाषा बोलोगे ही। गांधी से दूरी बनाकर शायरी में डूबो तुम। पूरा समाज मदांध हो चुका है। मिलकर रहने में ही भलाई है। तुम व्यापारियों की हालत क्या जानो? हम हर तरफ से मरते हैं। चुनाव हो तो चंदा दो, स्थानीय दबंगों को चंदा दो। मात्र आंदोलन करे तो भरो। नगर में कोई आयोजन हो तो विज्ञापन दो। मिलकर नहीं रहेंगे तो इतिहास दोहराएगा। और अब और नहीं। मैं उसके अंतिम वाक्य ठहर गई। इतिहास दोहराएगा, इसका क्या मतलब? हमारी कुकीज और कॉफी खत्म हो चुकी थी। उसने इशारा किया कि हमें चलना चाहिए। हम मचान से चुपचाप उतरे। उसने बिल चुकाया। हम जंगल की पंगड़ियों से चुपचाप गुजरने लगे। मैंने महसूस किया कि व्यक्तिगत संबंधों की मधुरता ऐसी बहस खत्म कर देती है। नदी पार करते हुए उसने मेरा हाथ थामा और उस पार जाकर चट्टानों पर बैठ गए थे। हमारे पैर नीले पानी में डूबे हुए थे। उसने झुककर एक अंजूरी जल उठाया और मेरे ऊपर फेंकने लगा। कितना शीतल पानी! नवंबर की हल्की ठंड में जो मेरा आंतरिक तापमान बढ़ा था, उससे ठंडक पहुंची। मैंने तत्क्षण तय किया कि इससे अब कोई ऐसी बातें नहीं करूंगी जाने किस इतिहास का बोझ ढोते हुए जी रहा है। अभी तो उससे बहुत पुरानी बातें करनी है, यादें ताजा करनी है। गंभीर बहसें कहीं की नहीं छोड़ती। लोग अपने बंद दिमाग से बहस करते हैं और उन पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। संबंधों की मिठास नष्ट होते देखना बहुत दुखद है इन दिनों। बस इन बहसों ने कई मेरे प्रिय दोस्त और रिश्ते छीने हैं। जानलेवा दूरियां बढ़ी हुई है और असहमत लोग मेरा आहित करने पर तुले हैं। मुझे अब और विनाश नहीं चाहिए। घूम ढलान पर है। रीता दीदी अक्सर कहती है, तरु तू 58 की हो गई है, 10 साल और एक्टिव करेगी इसके बाद। रीता दीदी को मेरे अकेले होने का डर सताता है। उन्हें क्या पता कि मैं शेरगांव के जंगल में लटकी हुई उन पुस्तकों की तरह हूँ जो हवाओं से, बारिशों से बातें करती है। यहाँ आने से पहले मैंने कौशल से कहा था, हम ऐसी जगह मिले जहाँ सन्नाटा हो। कौशल ने लंबा चौड़ा संदेश भेजा था। प्रकृति की यही तो ताकत है। वह न बोलती है, न टोकती है, लेकिन उसके पास एक अनकहा अपनापन होता है। पेड़ों की शाखाएं जैसे सहारा देती है, बूंदे जैसे मन के बोझ को धो डालती है और हवा के झोंके जैसे नए सिरे से जीवन में ऊर्जा भरते हैं। जिंदगी में दुखों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे निपटने के अपने तरीके हो सकते हैं। मेरे लिए प्रकृति वह शांत श्रोता है जो बिना कहे बहुत कुछ समझ लेती है। जब मनुष्य की दुनिया में शब्द और सवाल भारी लगने लगते हैं, तब पेड़ पौधे, बादल, बारिश और हवा चुपचाप सहारा बन जाते हैं। शायद इसी वजह से
जब भी मन बहुत परेशान होता है, मैं प्रकृति के पास चला जाता हूँ। वहाँ कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक स्नेहिल मौन होता है जो मन को थाम लेता है। प्रकृति के संगिंध्य की चाहत में एक मुजफ्फरपुरिया लड़का इतनी दूर आकर बस गया। मेरे भीतर उत्सुकता जगी। पहले तो ये असम में था कुछ साल। हमें पता चला था कि कौशल असम चला गया है। उसके बाद सब खो गए अपनी अपनी दुनिया में। मैं उसे कुरेदना चाहती थी, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसका सफर आसान न रहा होगा। जोरहाट से ईटानगर तक का सफर इतना आसान कहाँ रहा होगा। इन दिनों तो वो ईटानगर का जाना माना कारोबारी है। मल्टीनेशनल कंपनी की गाड़ियों का शोरूम है। उसे स्थानीय लोग नाम से पहचानते हैं, ऐसा उसका दावा है। मैं दिल्ली आना चाहता था तो आ जाते, मैं मिलती वहाँ। कितना अच्छा होता। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था थारा। उसके चेहरे पर वक्त की रेखाएं गहरा गई थी। मैंने घड़ी देखी, शाम के 5 ही बजे थे, लेकिन अंधेरा हो चुका था। यहाँ इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है? 5 बजे ही लगता है। कितनी रात हो गई, अभी तो सारी रात बाकी है। यहाँ सुबह जल्दी होती है। तुम पूर्वोत्तर में हो, जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है। सुबह कमरे की खिड़की से पर्दे हटाना, सूरज का गोला सीधे अंदर घुसेना। और वो कुछ और कहता। इसके पहले होम स्टे का मालिक तेनजिंग करीब आ गया। वो कुछ पूछ रहा था। अच्छी हिंदी बोलता है। डिनर क्या लेगा? यहाँ का रईस बियर ट्राई करेगा, बहुत टेस्टी होता है। हमारे घर का बना हुआ है। राइस बियर सुनते ही उसके झारखंड की याद आ गई। मैंने चखा था, डर के मारे पी नहीं पाई। मुझे ऐसे नशे से हमेशा डर लगता है जो पीने वालों की चेतना पर काबू पाकर उसे हास्यास्पद बना दे। हाँ लाओ, हम पियेंगे, तुम पीना, बहुत टेस्टी होता है। कतई नहीं, मैंने जोर से मना किया। तेनजिंग हंसा। मैम, स्मोकी फ्लेवर है, हम लोग पुआल में छानते हैं, हमारा तरीका अलग है। आप पीकर देखो, नशा हल्का होता है। मैंने प्रतिवाद नहीं किया। जो होगा देखा जाएगा। तेनजिंग खाने का ऑर्डर लेकर चला गया। हम यहाँ सिर्फ एक रात के लिए रुके थे। मुझे अगले दिन त्वांग निकल जाना था। कौशल को असम की किसी शहर में जाना था। अब नियमित आना जाना करता है, ऐसा उसकी बातों से पता चला। 1992 में वो पहले जोरहाट गया। वहाँ नाना की दुकान थी, उसे विरासत में मिली। उसे संभालने लगा। जब कुछ ही सालों में उसका व्यवसाय पूरा फैलने लगा, तभी राज्य में उल्फा आंदोलन ने जोर पकड़ा। 1996 में उसे जोरहाट छोड़ना पड़ा। वो लौटकर गांव वापस नहीं जा सकता था। उसे इधर ही कहीं अपने को फिर से खड़ा करना था। ये सब बताते हुए कौशल का चेहरा तना हुआ था, असहज हो रहा था। मैंने कहा, कोई परेशानी है तो रहने दो। कुछ यादें इतनी जालिम होती है कि बीत कर भी नहीं बीतती, उन्हें बीत जाना चाहिए था। मुझे छोड़ती नहीं। मैंने गौर से उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। कोई रहस्य था जिसे वो छुपा रहा था या छुपाना चाहता था। क्या कुछ हादसा हुआ था? रहने दो फिर। मैंने होले से उसका हाथ दबाया। कौशल कुछ पल चुप रहा। मुझे उल्फा वाले उठा ले गए थे। क्या? मेरा मुंह खुला रह गया। झुरझुरी हुई। तुम बचे कैसे? मुझे उसके जिंदा होने पर यकीन न हुआ। मुझे असम का वो उग्र आंदोलन याद है। बहुत खौफ था और गैर असमिया लोग राज्य छोड़कर भाग रहे थे। एक वक्त था जब बिहार के कई गांव खाली हो गए, मर्द कमाने चले गए बंगाल और असम, औरतें बच गई गांव में। ठीक वैसे ही जैसे आज सिवान और यूपी के कुछ इलाकों में कई गांव खाली है। पुरुष चले गए खाड़ी देशों में। कुछ देर चुप रहकर उसकी ठहरी हुई आवाज सुनाई दी। सौदेबाजी से? वो मारते नहीं थे जैसे बिहार में रंगदारी वसूलते हैं व्यापारियों से, उसी तरह यहाँ भी उस दौर में बाहरी व्यापारी को उठा ले जाते थे, धमकाते थे, फिरौती वसूलते थे। तुम कितने में छूटे? मैंने हंसते हुए पूछा। माहौल हल्का करना चाहती थी। तुम्हें हंसी सूझ रही है? एकदम वही हंसी जो आर्ट डिपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए छूटती थी। 5 लाख का सौदा हुआ था, 1 लाख दिया, बाकी किस्तों में देने की बात हुई। वो इतनी राहत देते थे यार। 5 लाख उस समय तो ये बहुत बड़ी रकम थी। हो, मैं हैरान से भर गई थी। हम दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। वातावरण बोझिल हो गया था। हम खुली टेरेस पर बैठे थे। चारों तरफ छोटे छोटे बल्ब जल रहे थे। अंधेरे में जंगल कितना खामोश और नदी कितनी वाचल हो जाती है। कौशल सहज हुआ। जुंगरों का गाना ही जंगल का गाना है। मैं इन्हें
अरण्य रोदन कहता हूँ। अंधेरा होते ही रोने लगते हैं, इतना शोर, सुर में शोर मचाते हैं। हाँ, मैंने पहाड़ों में प्रवास के दौरान भी ये बात नोटिस की है। पहाड़ों से प्रेम है या दुनिया से भक्ति है तारा? मैंने बारहा सोचा है कि प्रेम विवाह आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है जो टूटकर प्रेम करने वालों के बीच की सारी कोमलता नष्ट हो जाती है, एक दूसरे में सिर्फ खामियां दिखने लगती है। यही नहीं, जो विवाह पूर्व खूबियां नजर आती थी वो खामियों में कैसे बदल जाती थी। कैसे दोनों पार्टनर ये सोचने लगते हैं कि एक दूसरे को बदल देंगे, अपने अनुसार ढाल लेंगे। एक दिन मेरा पति सोचता था ऐसा, और एक दिन मेरा मन बदल गया और मैं घर छोड़ गई। कौशल मुझे सुनता रहा चुपचाप। जानते हो, मुझे कतई अफसोस नहीं कि फला लड़का मुझे इतना चाहता था। मैंने उससे शादी क्यों न की। मेरी राय खराब हो गई है। इश्क, प्रेम, मोहब्बत। यार तारा, कई बार मुझे लगता है कि लड़कियां जीवन भर वही दीवानगी ढूंढती है जो विवाह पूर्व होता है, जबकि साथ रहते हुए जिम्मेदारियों की टकराहट होती है, आकर्षण लूज होता है और इंसान बदलता है। कौशल मुझे समझाने के मूड में था। तब भी बदले होंगे? मैंने पूछ लिया। हाँ बिल्कुल, मगर मैं खुश हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारी पत्नी भी खुश है? तुमने पूछा है कभी, या जरूरत ही नहीं समझी? खुश रहना इतना जरूरी क्यों होना चाहिए? मैं सवाल पूछने के बाद कौशल चुप हो गया। उसने इस तरह तो सोचा ही नहीं था। उसे अपने भीतर खोखलापन महसूस होने लगा था। इस तरह तो उसने कभी पत्नी से पूछा ही नहीं। सब ठीक चलता रहा। उसके रिश्तों में कब अबोलापन घुसा पता ही नहीं चला। दो इंसान नहीं, दो मशीन साथ साथ जी रहे थे। विचार के दो ध्रुवांत थे दोनों। कौशल माँ बाप की पसंद की लड़की के साथ तालमेल न बिठा पाया। अपने पसंद के जीवन साथी के खांचे में उसे फिट नहीं कर पाया। न होना चाहिए। क्या स्त्रियां भी इतनी बेपरवाह हो सकती है? क्या उस पर पति थोपा गया है? यही सब कौशल सोचता रहा सारी जिंदगी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जी रहे हैं मानो किसी बात का बदला ले रहे हो एक दूसरे से। ये सच है कि वो दोनों दो अलग अलग कमरों में सोने वाले दो बेटों के माँ बाप बनकर रह गए थे। विवाह के साथ ही उदासी उसके जीवन में ऐसे समाई कि चेहरे पर स्थायी बसेरा कर लिया। उस वक्त मुझे उसकी उपस्थिति उदासी से भर रही थी। मुझे लगा मैं उस वक्त बहुत दूर चली जाऊं और उसे एक अदृश्य दूरी से देखूं। वो मुझे खुद को देखते हुए न देखे, न मैं उसे। वो मेरे पास बैठकर मुझे अतीत में ढूंढ रहा है। हम दोनों के चेहरे पर उदासी की छाया थी। उसी उदासी से एक आवाज आई कुछ पल बाद, तुम मिलना चाहोगी उससे? कतई नहीं, मत मिलवाना। हाउस वाइफ सिंगल औरतों से जलती है या उनसे मिलकर बदल जाती है। तुम इस उम्र में बगावत नहीं झेल पाओगे। जाओ, सुखी रहो। मैं जोर से हंस पड़ी। कौशल मुग्ध होकर मेरी हंसी सुनता देखता रहा। आज भी तुम हंसते हुए गुलाबी हो जाती हो। हाँ, फ्लर्टिंग। बक, अब क्या? तारा, तुम खुश हो? कौशल ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल। पहले लगता था उनके बिना मर जाऊंगी, फिर लगने लगा अगर साथ रही तो मर जाऊंगी। मैंने दोनों हाथों से खुद को बाहों में भर लिया। तुम भी करो ऐसे, बटरफ्लाई बनाओ। सीने पर दोनों हथेलियों से थपथपा कर कहो, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। तुम कोरियन ड्रामा बहुत देखती हो क्या कटार? कटार, ये शब्द कुछ सुने सुने लग रहे थे। कहीं छुटा हुआ कोई प्राचीन शब्द? क्यों, कहाँ ये ध्यान में नहीं आया। सोचा बाद में पूछूंगी कि किस कोने से मैं कटार लगती हूँ। मैं असमंजस में डूबी थी और वो ठहाके लगा रहा था। उसके चेहरे से उदासी की स्याही झर गई थी। कौशल इतने जोर से हंसे जा रहा था कि मेरे हाथों के बंधन छूट गए। मैंने उसे मुक्का मारा। उसने पीठ कर दी। लो मारो, पीठ में दर्द है, अब ठीक हो जाएगा। हम हंसते रहे। उस रात शेरगांव की वादी में दो उदासीन लोग हंस रहे थे। वादी गवाह बन गई थी। वह जंगल, नदी की एकांत रात थी। गुजरे वक्त के दो लोग आमने सामने के कमरे में ठहरे थे। उन दोनों के बीच एक रात थी, किसी अभेद दीवार की तरह। दोनों चाहते थे सारी रात बाहर बैठे बातें करते रहे, गुजरे सालों की सारी कथाएं बता डाले एक दूसरे को। गुजरे जमाने की स्मृतियां हमेशा मोह बहुत जरूरी तो नहीं, स्मृति में भी एक दूरी से देखने की जरूरत महसूस होती है। दूरियां मोहक होती है। शायद हम दोनों की स्मृतियां एक कैदी जैसी थी। वो सुखद कैसे हो सकती है? कैद ए बामशक्कत। कुछ रिश्ते, कुछ अपेक्षाएं कैदखाना होती है। हमारे पास अपनी स्मृतियों पर
गर्व करने लायक क्या है? मैं धीमे कदमों से उठी और दरवाजे खोलकर बाहर झांका। बाहर गलियारे में रोशनी थी। दोनों तरफ से खुला गलियारा था। अंधेरे में डूबी नदी की गंध और स्पर्श से गीली हवा आवाज ही कर रही थी। कौशल के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से गाने की आवाज धीमे धीमे आ रही थी। पुरुष गायक की मीठी आवाज में एक गाना बज रहा था। भाषा पहचान गई थी, असमिया भाषा थी। मेरे स्थानीय ड्राइवर ने लगातार असमिया गाने चलाए कार में। खासकर इस मीठी आवाज को वो दीवाना था। वो आवाज मेरी जानी पहचानी सी लग रही थी। ड्राइवर ने बताया, ये हमारे असम के प्राण है, जुबिन दा। ओ याद आया, या अली मदद अली, प्यार में कुर्बान है सभी वाले जुबिन गार्ग। फिर तो सारे रास्ते उस मिट्टी आवाज में डूब रही। अजूबा भाषा की मिठास भला किसके भीतर न उतर जाए। उस रात कौशल के कमरे से जो गाने के बोल जो मेरे कानों में पड़े, माए बिनी रातीर बुकुत देखा पलों तोमार छवि, जरा दिला गोपने आही यार कोणत। ये गाना जुबिन का सबसे प्रिय गाना है, ऐसा मैंने सुना है। कौशल क्यों सुन रहा है इस मध्यरात्रि में? कल सुबह चाय पर इस गाने के अर्थ पूछूंगी। बोल मेरे भीतर उतर रहे थे और मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। निजारन गान मोर शेष हाबो बाबो तोमार बुकुत। कुछ शब्दों के अर्थ खुल रहे थे। रात की इस बेला में पूछना उचित न होगा। गाना खत्म हुआ तब मैं अंदर वापस लौटी। माए बीनी मेरे जहन में धस गई थी। सुबह की असम टी हम पी रहे थे। इस मुलाकात की आखिरी चाय। कौशल थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था। उसकी आंखों में रत गजे के निशान थे। इतनी उदासी ओढ़कर कोई उम्र कैसे काट सकता है? पता नहीं क्या विवशता है। मैं उसकी समस्या में ज्यादा उलझ कर रह जाती, इसीलिए रात के गाने माए बीनी पर बात शुरू कर दी। तुम अब भी असमिया भाषा से प्रेम करते हो? क्यों? ओ, तुमने कल रात गलियारे में घूम रही थी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। बोहें और घनी हो उठी। मुझे भी पसंद आया, मैं सुना करूंगी। माए बीनी, इसका अर्थ भी जानना चाहती हूँ। अर्थ तो तुम गूगल में ढूंढ सकती हो, फीलिंग नहीं। उसने आखिर शब्द धीरे से कहा। कुछ देर चुप रहा। उसकी काली चाय कप में हिल उठी। मैं चाय के कप से गोल गोल खेलती रही। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला कि गाने का अर्थ समझाइए। मैं गूगल में खोजूंगी या ड्राइवर से पूछूंगी। मेरी उत्सुकता थोड़ी अलग किस्म की होती है, हर नई चीज को जानने समझने की। अपनी घोर उत्सुकता को दबाकर मैंने बात बदल दी। तुम्हें इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। बहुत झेलना पड़ा न तुम्हें। वापसी की कोई चाहत? ना, सवाल ही नहीं। भौगोलिक दूरियां बहुत मायने रखती है। मैं इधर आकर उधर की दुनिया से, यादों से कट गया हूँ और ये बात मुझे जिंदा रखती है। तुम किससे पीछा छुड़ाना चाहते थे? तुम पहुंच से बाहर थी हम सबके। याद है तुम्हारे पिता के डर से? उस शहर में कौन कौन लड़का हिम्मत करता तुमसे प्रेम निवेदन करने का? सबको अपनी जान प्यारी थी। कौशल ने ठहाका लगाया। मैंने भी कहाँ किसी को इस नजर से देखा। हम तब सोचते भी कैसे? पापा की शक्ति ने हमारी सोच को सीमित कर दिया था। हम तीनों बहनें इश्क के चक्कर में नहीं पड़ी थी। तब बाद में पापा बदल गए थे। मैंने खुद ही हम पेशा साथी चुना। कौशल कहीं खोया हुआ था, मानो उसकी आंखें अतीत में धस गई हो। कौशल वो लड़का था हमारे वक्त का, जिसे मैंने कभी गौर से देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी नजरें नहीं मिलती थी। हमारी सीढ़ियां एक थी, कॉरिडोर एक था। हमारे विभाग के लड़कों से उसकी सबसे ज्यादा दोस्ती थी। वजह अब समझ पा रही हूँ। मुझे इतना पता चला गया था कि वो मुझे घूरता रहता है। एक बार नजरें टकराई तो मैंने उन आंखों में आर्द्रता देखी। ज्यादा देर देखती तो कुछ और भी दिख जाता। अब देख रही हूँ ठीक से। भरपूर काली और सफेद होती घनी बाहों के बीच गहरी उदास आंखें। माँ कहती थी, जिन लड़कों की बोहें जुड़ी हो वे अपनी बीवी से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे तेरे पापा मुझसे। माएँ तो बहुत कुछ कहती है, बेटियां गांठ बांध ले तो जी न पाए। मैं कहती, ऐसा प्रेम माँ कि आपका गायन छुड़वा कर पापा ने घर बिठा दिया। आपको जब पसंद किया था तब उन्होंने आपको गाते हुए सुना था ना, फिर आप गायिका क्यों नहीं बनी? ये कैसा प्रेम है माँ? हट, तुमको क्रांति सुस्ती है। मुझे बगावत की बू आ रही है तारा, सावधान। कौशल की बोहें भी आपस में जुड़ी हुई है और माँ की बात सच है तो जरूर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता होगा। फिर इसकी आंखें उदास और चेहरा इतना निस्तेज क्यों है? उम्र का असर दिखने लगा है। उसके चेहरे पर बाल उड़ रहे हैं, तोंद
हल्की निकली हुई है। मेरे सामने बैठा हुआ वो कोई एक व्यक्ति नहीं, एक गुजरा हुआ वक्त है। ऐसा वक्त जो अचानक गुफा से निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। जो वक्त गुजर गया था उससे क्या चाहती थी मैं? लड़कों का ध्यान आकर्षण या सिर्फ पापा की इच्छा का पालन? मुझे बड़ा अधिकारी बनना है ताकि दबंग ठेकेदार पिता सिर उठाकर शहर में रोब मार सके। पापा के सपनों का बोझ भारी था। वो इतने कड़क थे कि किसी लड़के से इश्क करती तो उसकी जान भी ले लेते, उसका पता भी न चलता, गायब करवा देते। रीता दीदी के अल्पकालिक प्रेमी का हर्ष किस्सों में सुनाई देता है। दोनों ने फिल्मों में देखा था, लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, हमने जीवन में भोगा है। बाहुबली पिता की बेटी का जीवन आसान न था। उस काल में मेरे जीवन में उस वक्त प्रेम के लिए कोई जगह नहीं थी। इश्क की उम्र में मैंने किताबों में सिर डुबो लिया था। जब सिर उठाया तो वक्त जा चुका था। क्या क्या याद करूं? मेरे रिश्ते की जब मौत हो रही थी तब पापा की बूढ़ी क्लांत आंखें पछतावे से भरी थी। वे आंखें मिलाने से कतराते थे, मैं कहीं कोई सवाल न पूछ दूं। गुजरे वक्त से इस एहसास ने मुझे भीतर से भारी कर दिया था। हमारी बीच गुजरे वक्त के खास गंध मौजूद थी। 90 का वह साल, विश्वविद्यालय कैंपस में अमलतास, गुलमोहर और शिरीष के फूलों की रंगत। उस वक्त की कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। एक शहर करवट ले रहा है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के बीच की सड़क साइकिल की घंटियों से टुनटुना उठी। शहर की बजबजाती नालियां, बूढ़ी गंडक की उफनती धारा, मोती झील की चटोरी शाम, कैंपस में रिक्शे से आती बाहरी लड़कियां, उनके पीछे साइकिल सवारों की फौज, इन सब की स्मृति में एक खास गंध है। हेलो, कहाँ गुम हो गई? कौशल ने टोका। मैं वक्त की पकड़ से छूटकर दम से गिरी। तुम्हें एक बात बताऊं? जैसे कोई रहस्य खोलना चाहता हो। लड़कों ने तुम्हारा नाम क्या रखा था, याद है? हम तुम्हारे बारे में उसी नाम से बात करते थे। आज भी मेरे कुछ सहपाठी इसी नाम से तुम्हें याद करते हैं और तुम्हें छेड़ते रहते हैं। तुम एकदम कटार जैसी थी, आज भी वैसी ही हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी में जो तीखापन है वह और किसी में नहीं। मेरा नाम? क्या तुम लड़कों ने मेरा नाम रखा और मुझे याद नहीं? कटार? कटार है? हद है। क्या बकवास आज बता रहे हो? अब तुम सचमुच पिटोगे? मैं सचमुच उसे मुक्का मारना चाहती थी। कब बताता? हिम्मत कहाँ होती थी। चलो, गाड़ी नीचे खड़ी है, विदा की बेला है। हिंसक कार्रवाई न करो। वो आगे बढ़ा और मैं उसके गले लग गई। देर तक हम उसी तरह बंधे रहे और हम अलग हो रहे थे। दोनों दो दिशाओं में जा रहे थे। उसके आखिरी वाक्य ने मुझे डरा दिया था और मैं रो रही थी। गाड़ी भागी जा रही थी। खुद पर काबू पाने में समय लगा। बढ़ती उम्र का असर है। जल्दी रोना, जल्दी ठीक होना। व्हाट्सएप खोला, कौशल को धन्यवाद कहूँ। एक यादगार शाम के लिए उसने होम स्टे का भुगतान नहीं करने दिया था। ड्राइवर से मैंने कहा, भैया माई बिनी गाना सुना दो। उसके पेन ड्राइव में जुबिन के सारे गाने भरे हुए थे। एक बार फिर से माई बिनी गान चल रहा है। मैं उसके अर्थ के लिए त्वंग में प्रतीक्षा कर रही असमिया दोस्त अधीरा गोस्वामी को मैसेज किया। उसने टुकड़ों में अनुवाद भेजा और मैं उसे पढ़ते हुए और गहरे दुख में डूब गई। माई बिनी जादुई रात की गोद में मैंने तुम्हारी छवि देखी। आंधियों के शोर में तेरी आत्मा अनगिनत युगों में नाचती रही। अंधेरे ने मेरे बहुत से दिनों को निगल लिया है। गाने की अंतिम पंक्ति, निजानर गाम मोरे शेष ख्वाबो बाओ तोमार बुकुत का जो अर्थ पड़ा, मैंने कलेजा मसल लिया। अधीरा ने साधारण हड़बड़ी वाला अनुवाद किया था। इसे मैंने अपने काव्यात्मक सेंस के साथ पढ़ा। लगता है मेरे एकांत गीत का अंत होगा तुम्हारे सीने पर। आंखें मूंद कर पीछे सीट पर सिर टिकाई रही। मोबाइल हथेलियों में फंसा हुआ था। मैसेज टोन बज रहे थे। थोड़ी संयत होकर मैंने व्हाट्सएप फिर खोला। धड़ाधड़ कौशल के मैसेज एक साथ आए थे। एक खालीपन है खलिहान में, धान की बोरियां चली जाने के बाद का, सुना है मचान, सारे आम टूट जाने के बाद। जैसे यात्री को पार कराने के बाद किनारे पर सूची खड़ी नाव और अकेले बैठा है केवट। पता था कि यात्री के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही रिश्ता, फिर पता नहीं क्यों अंतरंग हो जाता है नाविक। एक दिन में कई बार, पता नहीं ये सब, पर लगता है कि वह यात्री फिर आएगा। मैं हवा खिड़की के बाहर के सारे दृश्य गुडू गुडू हो गए थे।
एक मैसेज और आया और उसके बाद सन्नाटा। गाड़ी के अंदर अभी भूपेन हजारिका का गाया अति पुराना गाना गूंज रहा था। कौवा बन मोर अशांत मन। गाने कई बार मन को भाप कर बजा करते हैं। मैंने कांपती उंगलियों से खोला। वापसी के रास्ते में महसूस हो रहा है कि भीतर कुछ बदल चुका है। दुख मिटा नहीं है, लेकिन उसकी तीव्रता अब उतनी नहीं रही। जैसे प्रकृति ने धीरे से मेरे कंधों पर हाथ रखकर कह दिया, वो चलो अब आगे बढ़ो। मेरे भीतर भय की लहर दौड़ी। जब भी किसी स्त्री पर ऐसा भावनात्मक दबाव बनता है तो स्त्री की आजादी खतरे में पड़ जाती है। मेरा रोना थम गया। जो मुसाफिर मंजिल के मोह में फंसते हैं वे यात्रा नहीं करते। मेरी यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। मैंने उसे मैसेज भेजा, मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूँ और यह ही मेरी सबसे बड़ी आजादी है।